सफ़े मातम बिछी हुई है। या मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये डांगरी चौक है और इस चौक में वो 6 शव हैं जिन पर आतंकियों ने कायराना हमला किया। इनमें 4 वो लोग हैं जिन्हें कल रात को आतंकियों ने जिन पर गोलियां बरसाईं और 2 वो बच्चे हैं जो सुबह आईडी के ब्लास्ट में शहीद हुए। 6 शहादतें हुई हैं और ये राजौरी में हुआ है। और ये भी अब पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि ये आतंकी हमला है। और अगर यहाँ के जो निवासी हैं उनकी बात मानेंगे तो आतंकी एक बड़ा नरसंहार करने की फिराक में थे। ये जितने भी लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये रात को लगभग 8:30 बजे के करीब जो 4 लोग शहीद हुए थे, जब उनके शवों को वापस लाया गया तो यहाँ पर लोगों ने एम्बुलेंस रोकी और ऊपर नहीं जाने दिया शवों को, और मांग ये की कि जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहाँ नहीं आते तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उसके कारण लोग यहीं पर रुके, यहीं पर ये तमाम लोग इकट्ठा हुए, पूरे इस गांव के लोग जमा हुए। यहाँ पर राजौरी से भी लोग यहाँ आए, अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं से लोग यहाँ पर आए, हर वर्ग के लोग यहाँ पर हैं, हर धर्म हर समुदाय के लोग इस समय यहाँ पर खड़े हैं। जब उन्हें यहाँ रोका गया, उस रुकने के कारण ये हुआ कि अगर ये तमाम लोग ऊपर चले जाते, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि जिस जगह आईडी जो आईडी ब्लास्ट सुबह हुआ जिसमें एक बच्चे की शहादत हुई है, वो आईडी ब्लास्ट उस समय हो सकता था जिस समय वहां पर हजारों लोगों की भीड़ होती। आप खुद हिसाब लगाइए कि आतंकियों ने कितना बड़ा मंसूबा अंजाम देने की कोशिश की। यहां पर सुबह से डिवकॉम आ चुके हैं, डिप्टी कमिश्नर राजौरी आ चुके हैं, डीजीपी दिलबाग सिंह आ चुके हैं, एडीजीपी मुकेश सिंह आ चुके हैं। लेकिन यहां पर जो लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहां नहीं आएंगे, हमसे बात नहीं करेंगे, तब तक हम यहां से इन शवों को नहीं उठाएंगे। और हिंदू विधि के अनुसार आज के दिन वैसे भी संस्कार नहीं हो सकता है। और साथ में इनका यह भी कहना है कि यहां वीडीसी के लोगों के पास बंदूकें थी। अगर कल जिस समय आतंकी यहां आए उनके पास बंदूकें होती तो शायद ये नरसंहार नहीं होता, शायद ये सब नहीं होता। लेकिन आप सोचिए मंसूबा कितना खतरनाक था। मेरे साथ यहां जो म्युनिसिपैलिटी है उसके वाइस चेयरमैन मेरे साथ हैं। आपका नाम? भारत भूषण। भारत जी, मुझे ये बताइएगा कि क्या मैं सही कह रहा हूं कि यहां वीडीसी की बंदूकें लोगों के पास थी, लेकिन जब पिता के पास थी, पिता का देहांत हो गया तो उसके बाद बेटे को नहीं दी गई, और क्या कारण है, क्या चीजें हैं जिसकी वजह से यहां पर वीडीसी नहीं है? हालांकि वीडीसी को लेकर तो अब केंद्र सरकार का भी ऑर्डर आया है कि उसको और मजबूत किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई झूठी बात नहीं है। वीडीसी की गनें अगर हमारे लोगों के पास होती तो ये लोग सक्षम है लड़ाई लड़ने में। आप ये यकीन मान के चलिए कि 1999 में यहाँ पर जब एक मसकर हुआ, उसके बाद जब वीडीसी को यहाँ पे स्ट्रेंथन किया गया, वीडीसी को ऑटोमेटिक वेपन नहीं दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो वेपन इनको मिला था 303, उनको लेकर ये लोग इतने मतलब कि आप समझ लो कि सजग हो गए थे कि उसके बाद से लेके कल तक एक हादसा नहीं हुआ। और जब ये वीडीसी की गनें इनसे ले ली गई, कोई बुजुर्ग हो गया तो उनको कहा कि आपके बच्चे के नाम ट्रांसफ़र करेंगे, अभी तक नहीं की, वापस नहीं दी। और भी ये है कि जिसमें 12 बोर के लोगों के लाइसेंस वगैरह उनको रिन्यू नहीं किया जा रहा और वीडीसी को स्ट्रेंथन नहीं किया जा रहा। तो इन दिनों में ये छुटपुट घटनाएं हो रही थी। आप जुनैद जी, मुझे आपसे ये कहते हुए कोई हर्ज नहीं महसूस हो रहा कि 20 दिन हो गए हैं, लगभग 20-24 दिन, जब मुरादपुर में पहली बार मिलिटेंट्स को देखा गया तो उसमें सर्च की गई, और ये सर्च इन्होंने क्या की कि वो मिलिटेंट्स इनके हाथ में नहीं आए, और 4 दिन के बाद वो आर्मी के गेट के पास हमारे 2 लोगों को शहीद कर देते हैं। और कहीं ना कहीं बात बाहर आती है कि जी आर्मी के लोगों से ये गलती होगी, जबकि वहाँ पर जो कॉटरेज मिले, मैं आपको आज दिखाऊंगा, हमारे लोगों के पास है, वो कॉटरेज भी चाइनीज थे, और जो आज कॉटरेज यहाँ से मिले
वो भी चाइनीज हैं। यानी वो जो आदमी जो जख्मी हुआ था उसमें जिसका बयान आया था अस्पताल से, जिसने उसने कहा था कि एक गिट्ठा आदमी है, एक लंबा आदमी है, देखा मैंने, और उन लोगों ने गोली चलाई और गोली चलाने के बाद वो लोग भाग गए। इसका मतलब वो उस समय सच बोल रहा था, लेकिन कोई उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल सही बात है, वो सच बोल रहा था। और अभी यहाँ एक मिस्टर जगदीश जी थे, जहाँ ये मसाकर हुआ है, उनका घर उनके सामने था। उन्होंने भी ये कहा कि ये दो लोग जो अलग से थे, उन्होंने वो ब्लैक कलर के ड्रेसेस पहने हुए थे, एक थोड़ा कद वाला था और एक थोड़ा कम कद वाला था। और जब वो गोलियां चला रहे थे तो वो कह रहे थे अगर मेरे हाथ में बंदूक होती तो मैं वहीं उनको न्यूट्रलाइज कर देता, लेकिन होती तो। अब वहां उस मोहल्ले में एक लड़का था जिसके पास कोई गन थी अपनी, उसने वो 2-4 फायर किए हैं, जिसमें थोड़ा सा वो वहां और बचा हुआ, नहीं तो 10 घरों में घुस के वो मार सकते थे। मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि ये कितनी गंभीर बात है और ये कितना खतरनाक है कि वो पहले गोलियां चलाते हैं, 4 लोगों को शहीद करते हैं, कई लोग जख्मी भी हैं, उनमें दो की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है, और उसके बाद वो आईडी प्लांट करके चले जाते हैं, वो भी 3, और उन आईडी के प्लांट करने के बाद एक विस्फोट होता है। तो कितनी बड़ी साजिश आपको लग रही है? देखिए, उसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अगर रात को उन्होंने जब ये मैसेकर किया और उसके बाद उन्होंने आईडी वहां पे लगाई, एक नहीं 3 लगाई, और अगर ये जब ये डेड बॉडीज लेके हमारे लोग आ गए इस चौक में, अगर इस चौक में गनीमत ऐसे ही लोग आगे चौक में एक रोष प्रकट करने के लिए, अगर ये डेड बॉडीज उसी घर में होती और सुबह अगर ये आईडी 3 ब्लास्ट होती तो मेरे ख्याल 100-200 लोगों ने मर जाना था। वो कितनी बड़ी साजिश थी, और वो साजिश कोई पाकिस्तान से उठ के 2 मिनट में अकेले में कर जाएगा? कहीं ना कहीं वो जो लोग जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो ये मैसेकर करवाते हैं, वो जो OGW, उनके ऊपर हमारी एजेंसीज की नजर होनी चाहिए। वो क्या हो गया कि डांगरी में जहां तक कभी कोई पर नहीं मार पाया, आज वहां पे इतना बड़ा मैसेकर होने के बाद 3 आईडी अलग अलग जगह लगती हैं, और एक आईडी को डिफ्यूज किया गया। जहां तक मुझे मालूम है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, एक आईडी जो ब्लास्ट हुई इसकी आवाज रजौरी तक गई है, और उसमें आप कह रहे एक नहीं 2 बच्चे शहीद हुए, एक लड़की अभी आई है। हाँ ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि रात को जब ये सर्च हुई, कोई शक नहीं कि इसमें हमारे DIG रजौरी, जब रात को मेरी बात हुई तो वो यहाँ पे पहुंच चुके थे, लेकिन अगर विद आर्मी की हेल्प से, वहाँ के जो डॉग स्क्वाड है उनकी हेल्प से इसको पूरा सर्च किया होता, तो आप ये यकीन से कह सकते हैं कि वो लोग कहीं दूर ना होते, अभी भी यहीं कहीं होते और न्यूट्रलाइज हो जाते। लेकिन शर्मा जी, एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि दोनों तरफ यहाँ आर्मी के कैंप्स हैं, जैसे आपने मुझे बताया 2 तरफ आर्मी के कैंप्स हैं, और उसके बाद ये भी सरकार को पता है कि रजौरी निशाने पर है, क्योंकि आतंकियों ने इससे पहले भी बड़ी सारी वारदातें यहाँ पर की, और वो सफल भी हुए अपनी वारदात करने में। उसके बाद आतंकी यहाँ मारे भी गए, और पुंछ के इलाके में भी शहादतें हुई फौज के जवानों की। उसके बाद 2 शहादतें थोड़ी देर पहले ही जो हैं हुई हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि प्रशासन और पुलिस ने वो तैयारी कर रखी थी जो तैयारी इन हालात में की जानी चाहिए? देखिए, मैं आपको एक सच बात बताऊं, रजौरी के सिटी में जब खांडली पुल पे ग्रेनेड अटैक होता है और जसवीर सिंह के घर में वो जो अटैक होता है और उसके एक बच्चा हमारा वहाँ शहीद हो जाता है, और उस समय भी अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से चेत गई होती तो इन चीज़ों को देखा जाता, यहाँ के जो वो लोग हैं जो मिलिटेंसी को सपोर्ट करने वाले, उनके ऊपर नज़र रखी जाती, तो आप यकीन करते हैं कि उसके बाद कोई हादसा हो पाता? वहाँ से भी इनकी एक आप समझ लो कि कोई अच्छी तरह से इनकी सर्चिंग नहीं हुई। अभी पिछले दिनों में ये जो हमारे क्रॉसिंग पॉइंट है, आप किसी भी गाँव वासी से पूछ लो, इन दिनों में ये खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग क्रॉस हो रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। इन चीज़ों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को तो बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ की चाहे वो माइनॉरिटी है चाहे वो मेजॉरिटी है, सबको अपनी सुरक्षा चाहिए, सबके लिए सुरक्षा चाहिए। तो सबके लिए सुरक्षा तो ही थी कि जब यहाँ आर्मी की डिप्लॉयमेंट थी। यहाँ जो आर्मी की डिप्लॉयमेंट थी वो यहाँ से लेके पूरे वहाँ उस कमांड तक उनकी पोस्टें थी, वो लोगों को चेक करते थे। आज वो नहीं रही। इधर से VDC खत्म, उधर से वो आर्मी को उठा लिया गया, और उसके बाद अगर लोगों में सुरक्षा जो है उसकी भावना अगर जागती है, और लोग ये यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर हमारी VDC को स्ट्रेंथन नहीं किया गया तो हम मास लेवल पे यहाँ माइग्रेशन कर जाएंगे। वो कह रहे हैं, क्योंकि हाँ हमसे भी लोग मिलते हैं, वो कह रहे हैं अपने घरों की चाबियाँ, दुकानों की चाबियाँ इकट्ठी करके एक चौक में रखेंगे और LG साहब को कहेंगे कि उठा लो जी, आप हमें सुरक्षा नहीं दे सकते तो हमें अपनी तरह से जीना। मतलब क्या करेंगे लोग? एक बात बताओ आप, एक तरफ से मैसेकर होता है, उसके बाद सुबह ब्लास्ट हो जाए। सुबह वाला तो मर्डर है ना जनाब, सुबह वाला तो मर्डर है ना, रात को तो मिलिटेंटों ने कर दिया। अभी पहले जब ये मुरादपुर में हुआ उसके बाद ही नहीं होना चाहिए था। इन्होंने अपना मन नहीं बनाया, इनको ये लगा ही नहीं कि वो मिलिटेंट थे।
जबकि तीसरा आदमी जिसका इंटरव्यू शायद आपने भी किया था, वो चीख चीख के कह रहा था कि मिलिटेंटों ने मारा, और यहाँ ये कह रहे थे कि आर्मी वालों से गोली चल गई। कहाँ आर्मी वालों से चली? आर्मी वालों से गोली चलती तो चाइनीज कॉटरेज उनके वहाँ बाहर से मिलते। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि इस समय जो है परिवार, उनका दुख, उनकी तकलीफ, ये सब चीज़ें देखकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सभी अब ये जो परिवार के लोग कहते हैं कि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक संस्कार नहीं होगा। इसके अलावा और परिवार की क्या मांग है और आपको क्या लगता है सरकार को क्या कुछ फौरन करने की जरूरत है जिससे लोगों में विश्वास आए, यकीन आए और लोग जो हैं यहां पर आराम से बैठे? देखिए जुनैद जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि उस जिन भी 2 परिवारों के 3 परिवारों के ये लोग जो चले गए हैं, इनको कोई दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला सकती, क्योंकि उनका नुकसान तो इतना बड़ा हो चुका है। लेकिन आप गनीमत देखिए उन परिवारों के लोगों की, उन माताओं की, उन बहनों की, उन बुजुर्गों की। वो कह रहे हैं कि कम से कम लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे साथ आके बैठे और हमारे जितने भी लोग हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले। हमारे लोग जो गाँव में दूर दराज में बसने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, हमारी वीडीसी को स्ट्रेंथन करे, हमारे लोगों को ये एहसास करवाए कि आपकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं होगी। तो आप मुझे बताओ, जिनके लोग चले गए उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन ने देना है, जो उनको कोई पैकेज देना है, उनके लिए कोई नौकरी देनी है, वो तो उन तक है ना। जिनके लोग चले गए, जो वापस नहीं आने वाले, कम से कम जो ना जाए, जो आगे ना हो, उसके ऊपर तो एलजी साहब अगर कुछ कहेंगे। वीडीसी को फौरन मजबूत करने की जरूरत, वीडीसी को फौरन मजबूत किया जाए और जो बंदूकें ली गई हैं वो वापस दे दी। आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है वो जैसे थी वैसे की जाए, और उसके बाद जो बंदूकें हैं वापस ली गई हैं, चाहे वो अलग अलग बात करके कि बुजुर्ग है जी अब जवान के नाम कर देंगे, उनको वापस दी जाए, और एक वीडीसी में एक ऑटोमेटिक वेपन दिया जाए, एसएलआर दी जाए, इनके पास भरपूर पड़ी है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे डोडा और भद्रवाह में वीडीसी को स्ट्रेंथन किया गया और उसको मजबूत किया गया, वैसे ही मेरे रजौरी पुंछ में भी वीडीसी को स्ट्रेंथन किया जाए। और सबसे बड़ी बात, उससे सबसे बड़ी बात कि इनकी एजेंसीज जो रजौरी में है और रजौरी के सराउंडिंग गांव में हर जगह काम कर रही हैं, इनसे वो लोग जो ड्रग्स पेडलर हैं और वही लोग इस मिलिटेंसी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो बच कैसे पाते हैं, इसके ऊपर पूरा काम हो। इन्हीं चीज़ों की डिमांड करते हुए यहाँ पर हमने एक मेमोरेंडम जो है उसको बनाया है, वो जो एलजी साहब को पेश करेंगे। घर वालों के लिए और सबके लिए जो बात की जाएगी एलजी साहब से यही की जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूँ कि टारगेट किलिंग की बात जो कश्मीर में चल रही थी, वो कश्मीर में कम चली है। मैं ये दावे से कहता हूँ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी ना चाहती तो रजौरी पुंछ में टारगेट किलिंग भी होगी और बहुत बहुत बड़े लोगों को हिट किया जाएगा, इसमें कोई दोहरा नहीं। तो आपने साफ तौर पर सुना है कि यहाँ पर इस वक्त डांगरी में स्थिति ये है कि परिवार के लोगों की आहें और किराहें आप सुन रहे होंगे। ये महिलाएं ऊपर छत पर हैं लेकिन रो रही हैं। पीछे अगर आप जाएंगे जहाँ पर वो 4 शव रखे गए हैं तो आप 2 सेकंड के लिए भी वहां खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि स्थिति ऐसी है। वो माएँ रो रही हैं और वो परिवार के लोग ये सवाल पूछते हैं कि प्रशासन, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम लोग, जितने भी लोग हैं, उनसे सिर्फ ये सवाल पूछ रही हैं कि कल रात को जब आतंकी यहां पर आए उसके बाद जो कुछ जरूरी चीजें थी वो आखिरकार की क्यों नहीं गई, और आखिरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को डांगरी पहुंचने में इतना समय क्यों लग रहा है।